नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पुराने नोटों के बराबर नहीं जारी होंगी नई करेंसी। वित्त मंत्री का कैश की किल्लत जल्द खत्म होने का दावा। पुराने नोट मामले में राजनीतिक दलों को छूट पर केजरीवाल और ममता ने उठाए सवाल। नोटबंदी से जानबूझकर बनाया गया संकट। राहुल ने कहा, मोदी के करीबी 50 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। 99% नागरिक हो रहे हैं परेशान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू। 50% जुर्माना देकर अघोषित आय के खुलासे की सुविधा। 25% रकम 4 साल बैंक में रखना जरूरी। सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। नृपेंद्र मिश्र की अगुवाई वाले पैनल में एनएसए और विदेश सचिव भी शामिल। पाकिस्तान का कोई बदलाव मानने से इनकार। और पंपोर में सेना के काफिले पर हमला, 3 सैनिक शहीद। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। पुराने नोट जमा कराने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट देने पर राजनीतिक दलों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस ने 8 नवंबर से पहले जमा कराए गए चंदे को सार्वजनिक करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुराने नोट जमा कराने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नोटबंदी का फैसला सबके लिए है, सबके लिए नियम एक जैसे हैं, फिर आम लोगों और राजनीतिक दलों में फर्क क्यों किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कहा कि वो 8 नवंबर से पहले राजनीतिक दलों की ओर से जमा कराए गए चंदे की जानकारी सार्वजनिक करे। 8 तारीख से पहले बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर बहुत जमीन खरीदी है और कई इनकी स्टेट यूनिट्स ने करोड़ों रुपया बैंक्स में जमा कराया है। वो जानकारी भी एक व्हाइट पेपर के माध्यम से आनी चाहिए। किस राजनीतिक दल ने कितना पैसा 8 तारीख से पहले जमा कराया कैश का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दलों के चंदे की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग की है। स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार काले धन को सफेद करने के सभी रास्ते खोल रही है। इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल के इनका जितने भी बही खाते हैं सबकी जांच करे, जितने उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी सबकी जांच करे। और ये 20,000 रुपए की जो लिमिट लगाई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। सारे काले धन के खिलाफ जितनी संस्थाएं बनी हैं, कानून बने हैं, सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। आपने लोकपाल 3 साल हो गए कानून बने हुए, 3 साल में आपने लोकपाल बनने नहीं दिया। आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 3 में से 2 पोस्ट खाली रखी 1 साल तक। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी तो आपने 2 भ्रष्ट लोगों को वहां बना दिया। एनसीपी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आयकर में छूट के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। Conditions attached to the exemption for political party makes it reasonable, because only in certain cases where those conditions are satisfied that the exemption under the Income Tax Act can be claimed by the political parties. राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने शुक्रवार को कहा था कि राजनीतिक दल भी 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। शर्त ये होगी कि नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए और इसमें दानदाता की पहचान भी होनी चाहिए। 20,000 से ऊपर का चंदा चेक या डीडी में होना चाहिए। आयकर कानून के तहत राजनीतिक दलों को आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच सरकार ने कहा है कि राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए आयकर कानून में पर्याप्त प्रावधान है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज बयान जारी कर ये बात कही। बोर्ड का बयान इन खबरों पर आया कि वो राजनीतिक दलों के खातों की जांच नहीं कर सकता। बयान में कहा गया कि राजनीतिक दलों को अपने खातों का ऑडिट कराना होगा और चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। बीजेपी ने कहा कि वो हमेशा चुनाव सुधार की पक्षधर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से कोई नियम बनाता है तो पार्टी
उसे हमेशा मानती रही है। हमारी पार्टी कोई भी देश में चुनावों के रिफॉर्म की दृष्टि से इलेक्शन कमीशन कुछ भी तय करे उसको फॉलो करने में सबसे आगे रहती है। तो इलेक्शन कमीशन कोई भी नियम कायदा कानून बनाए, हमारी जो पार्टी है, हमारी सरकार है, वो तो उसको पूरी गंभीरता, गहराई, सच्चाई, ईमानदारी और पूरे दम के साथ फॉलो करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि नए नोटों के आने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जरूरी नहीं कि चलन से बाहर किए गए नोटों के बराबर नए नोट लाए जाएं। नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने माना कि लंबे वक्त में अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि बैन की गई करेंसी के बराबर की रकम के नोट दोबारा नहीं छापे जाएंगे। फिक्की की सालाना बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जरूरी नहीं कि नोटबंदी से चलन से बाहर हुई 15.44 लाख करोड़ की करेंसी को नए नोटों में बदला जाए। जेटली का कहना है कि इस गैप की भरपाई डिजिटल करेंसी से की जाएगी। नोटबंदी को साहसिक फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि नए नोटों को पूरी तरह से आने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। This transformation now will have to be carried to its logical conclusion. The whole process of remonetization is not going to take very long time. And I'm sure very soon the Reserve Bank, by injecting currency daily through the banking and the postal system, will be able to complete it. वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इस फैसले से भविष्य में अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। जेटली ने माना कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ज्यादा नकदी होने से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ रहा था। Once the remonetization process is complete and it has made a substantial headway, marks the creation of a new Indian normal. Because the normal that existed for 70 years is an unacceptable norm. जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने की राह में कोई बाधा नहीं है और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 16 सितंबर 2017 को मौजूदा टैक्स की व्यवस्था बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो जाना चाहिए था और नए कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाई आपदा करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब लोगों को लाइन में लगाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगाम में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 50 दिन के बाद भी हालात नहीं सुधरने वाले हैं। कर्नाटक के बेलगाम रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को आम जनता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कालाधन रखने वाले मौज में हैं, लेकिन महिलाएं, किसान, मजदूर और कारोबारी लाइनों में लगे हैं। 1% अमीर लोगों के पीछे नहीं गए, 99% लोगों के पीछे दौड़े। पॉलिसी गरीबों के विरोध थी, किसानों के विरोध थी, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के विरोध थी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लाई गई आपदा बताया। उन्होंने कहा कि ये स्थिति 50 दिन बाद भी सुधरने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के गरीब लोग कैश से अपना काम चलाते हैं, जब किसान बीज बोता है, खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनिंदा अमीरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी को लेकर विपक्षी दलों के रुख की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि नोटबंदी का वही विरोध कर रहे हैं जिनको इससे नुकसान हो रहा है और जनता परेशानियों के बाद भी सरकार के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष ने संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 5 साल के शासन का हिसाब मांगा। नोटबंदी के फैसले के कारण इस देश में
कालाबाजारी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, नक्सलवाद फैलाने वाले, फर्जी नोटों का व्यापार करने वाले, ड्रग कारोबारी, सारों के सारों को मोदी जी ने एक ही कलम से दुरुस्त कर दिया। दर्द उन्हीं को है जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते आम आदमी परेशान है। लालू प्रसाद यादव ने आज पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और इसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी नाकाम रहेगी और ये फैसला फेल हो चुका है। नोटबंदी का वही नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का हुआ था और फुटबॉल का मैच बना दिया गया है। देश की जनता को सब तबाही के कगार पर। काले धन के खुलासे के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से शुरू हो गई है। योजना के तहत 50% जुर्माना देकर अघोषित आय का खुलासा किया जा सकता है और ये योजना 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी। जुर्माने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए होगा। 50% टैक्स और जुर्माने के अलावा मूल रकम का 25% 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगा और इस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शुक्रवार को इसके नियमों का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद जो लोग काले धन का खुलासा करेंगे उन पर न तो मुकदमा चलेगा और ना ही नाम सार्वजनिक होंगे। 31 मार्च के बाद पकड़े जाने वालों को करीब 85% जुर्माना और टैक्स देना होगा। नोटबंदी के 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया जा रहा है। सीबीआई ने अवैध लेन देन को लेकर बेंगलुरु में आज आरबीआई के 2 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इस मामले में आरबीआई के कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर गुजरात में सूरत में आयकर विभाग के फाइनेंसर किशोर भुजियावाला के परिसर में छापेमारी में 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें कैश, सोना, ज्वेलरी और जमीन के पेपर शामिल हैं। इधर दिल्ली में आयकर विभाग ने एक ठेकेदार के यहाँ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं मुंबई में पुलिस ने 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए पकड़े हैं। ईडी ने चंडीगढ़ में एक टेलर के यहाँ से 30 लाख रुपए और 2.5 किलो सोना भी जब्त किया। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 लोगों के पास से 4 लाख से ज्यादा के नोट पकड़े। केरल में आयकर विभाग ने एक ट्रस्ट के ऑफिस में 70 लाख रुपए पकड़े। देश के संरक्षित स्मारकों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा तेजी से शुरू हो रही है। ऐसी सुविधा कल से दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार पर शुरू भी हो चुकी है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक दूसरे संरक्षित स्मारकों पर भी यह सुविधा शुरू करने के लिए काम जारी है। दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में है। इसी के तहत स्मारकों पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। इससे नकदी की समस्या से भी निजात मिलेगी और हर दिन हजारों लोग इन स्मारकों को देखने जो आते हैं उन्हें भी सहूलियत होगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ावा, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक।
नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। भारत और ताजिकिस्तान आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों में साथ मिलकर काम करेंगे। चीन और अफगानिस्तान से घिरे ताजिकिस्तान ने भारत के कारोबारियों को अपने यहाँ निवेश का आमंत्रण भी दिया है। पूर्व सोवियत संघ के देश ताजिकिस्तान ने भारत से मानव संसाधन विकास में भी मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान के बीच शनिवार को शिखर वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद अहम मुद्दे थे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की आलोचना की और इसे खत्म करने की मांग की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। India and Tajikistan live in an extended neighborhood that continues to face multiple security challenges and threats. The threat from terrorism endangers not just our two countries. It casts a long shadow of violence and instability over the entire region. We have likewise discussed our bilateral defense and security cooperation. We decided to further strengthen and expand our collaboration in this area. In this context, it has been explicitly noted that terrorism and extremism seriously undermine efforts aimed at maintaining peace, stability and overall development of nations worldwide. दोनों देशों ने व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अहम फैसला लिया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारतीय उद्यमियों को अपने 4 मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया। दोनों देशों ने दोहरे कराधान को रोकने, आतंकवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए खुफिया सहयोग, निवेश बढ़ाने और प्रसार भारती और ताजिक रेडियो और टीवी के बीच सहयोग जैसे 4 समझौते किए। President and I agreed on the need to increase the scope and scale of our economic engagement, especially trade and investment traffic. In this context, hydropower, information technology, pharmaceuticals, and healthcare would be areas of priority action. भारत ने ताजिकिस्तान को सैनिक प्रशिक्षण सहित कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का वादा किया। इससे पहले ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। बाद में वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 3 अभियुक्तों को 30 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पिछली सुनवाई में 3 दिन के लिए आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई थी। सीबीआई ने एसपी त्यागी के अलावा संजीव त्यागी और गौतम खेतान को 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उधर इटली की सर्वोच्च अदालत ने फिन मैकेनिका के पूर्व प्रमुख जूजेप्पे ओसिको की सज़ा को स्थगित कर दी है। मिलान की अपील अदालत ने उन्हें 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की बिक्री के सिलसिले में झूठा हिसाब किताब रखने और भ्रष्टाचार के लिए सज़ा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में आज हुए आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। पुलवामा जिले के पंपोर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। घात लगाकर किए गए इस हमले में सेना के ये जवान शहीद हुए। आतंकियों ने उस वक्त सेना के काफिले पर फायरिंग की जब वो जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे थे। इसके बाद सेना की जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादी मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान से बाहर नहीं है। राज्य को भारतीय संविधान के बाहर कोई संप्रभुता हासिल नहीं है और जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए टिप्पणी की। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरफासी कानून राज्य में लागू नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा था कि संसद की ओर से पारित कानून अगर राज्य के किसी कानून पर असर डालता है तो इसे लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय स्टेट बैंक ने इस फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और राज्य के संविधान की धारा 3 में यह साफ होता है कि भारत राज्यों का संघ है और जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का
अभिन्न हिस्सा है। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा करेंगे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर के साथ ही वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब के मुख्य सचिव को भी आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है। ये समिति करार से संबंधित फैसला करेगी। समिति का गठन करीब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में लिया गया था। भारत ने सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इस समझौते की समीक्षा का फैसला किया था। और इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि वो सिंधु नदी जल समझौते में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सहायक तारिक फातमी ने डॉन न्यूज से कहा कि इस समझौते का ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी जल्द ही नेपाल भूटान सीमा के लिए अपनी खुफिया विंग बनाएगा। सीमा पर आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। एसएसबी की महानिदेशक अर्चना रामासुंदरम ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुफिया यूनिट बनाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। एसएसबी 19 दिसंबर को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। So maybe once we get this intelligence unit sanction on the pattern of BSF, and the Home Department is considering it, and it's, I mean, I'm given to understand it is under the active consideration of MHA. Once we have this unit, it will definitely give a jump to our capacity. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज चेन्नई में डीएम के प्रमुख करुणानिधि से अस्पताल में मुलाकात की, जहां करुणानिधि का इलाज चल रहा है। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि करुणानिधि के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 15 दिसंबर को फेफड़े और गले के संक्रमण के बाद डीएम के प्रमुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच 20 दिसंबर को डीएम के कार्यकारिणी की बैठक को टाल दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में एमके स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। I wanted to personally wish him a speedy recovery. I was very happy to see that he's doing well, and the doctors tell me that he's going to go home pretty soon. So that's good news. He's a leader of the Tamil people of Tamil Nadu, so I thought I would come and wish him personally. Congress president also sent her regards to him. अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट तालिबान और हक्कानी के सुरक्षित ठिकाने हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने हैं, जहां से वो पूरी आज़ादी के साथ अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को इन ठिकानों को ख़त्म करने के लिए कदम उठाने की बार बार नसीहत दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क समेत अफगान घुसपैठ और विद्रोही नेटवर्क जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पेंटागन का मानना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र कई आतंकी ग्रुपों के लिए निशाने पर रहा है और ये गुट दोनों देशों की सुरक्षा के लिए चुनौती रहे हैं और साथ ही क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पेंटागन ने माना कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हक्कानी नेटवर्क रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान साइबर हमले करने का आरोप लगाया है। ओबामा का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इशारों पर रूस ने साइबर हमले किए। ओबामा ने कहा कि अमेरिका रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ओबामा के मुताबिक अमेरिकी चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी क्लिंटन के अभियान के सर्वर और ईमेल प्रणालियों हैक कर दी गई थी, जिससे नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को मदद मिलती थी। ओबामा ने साफ किया कि अभी तक उन्होंने जो खुफिया रिपोर्ट देखी है उससे लगता है कि रूस ने साइबर हमले किए हैं और रूस में पुतिन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार रही हिलरी क्लिंटन ने भी अपनी हार के लिए रूस की ओर से की गई हैकिंग को ही जिम्मेदार माना है। We have said, and I will confirm, that this happened at the highest levels of the Russian government, and I will let you make that determination as to whether there are high-level Russian officials who go off rogue and decide to tamper with
the U.S. election process without Vladimir Putin knowing about it. तुर्की के मध्य में स्थित केजेरी शहर में किए गए कार बम धमाके में 13 सैनिकों की मौत हो गई। सैनिकों की एक बस को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया। हमले में 55 लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाका अर्जियस विश्वविद्यालय के सामने हुआ। सेना के मुताबिक सभी सैनिक निचले दर्जे के प्राइवेट और नॉन कमीशन्ड अधिकारी थे। इन सैनिकों को शहर में कमांडो मुख्यालय से जाने की इजाज़त दी गई थी। बयान में यह भी कहा गया है कि धमाके में कुछ नागरिकों के हताहत होने की भी आशंका है। एक हफ्ते पहले भी इस्तांबुल में एक धमाका हुआ था जिसमें 44 लोग मारे गए थे। इस धमाके में कुर्दिश विद्रोहियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने आज चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। पवार का यह फैसला लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। लोढ़ा समिति ने क्रिकेट प्रशासकों की आयु सीमा 70 साल तय की है। पवार की उम्र 76 साल है। इस्तीफे पर विचार के लिए एमसीए की बैठक जल्द होगी। इसमें तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। पवार पिछले साल एमसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑनर करने के लिए उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। बेसिकली अबाउट 70 इयर्स का जो क्लॉज था वो देखते हुए, और उन्होंने 2 महीने पहले भी रेजिग्नेशन दिया था, बट हम लोगों ने उन्हें डिप्राइव किया था कि नहीं देना करके। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में भारत ने ठोस शुरुआत की है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 60 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 30 और पार्थिव पटेल 28 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। मुरली विजय चोटिल होने की वजह से पारी की शुरुआत नहीं कर पाए। हालांकि भारत इंग्लैंड से पहली पारी में अभी भी 417 रनों से पीछे है। इससे पहले आज इंग्लैंड की पारी 477 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड ने दूसरे दिन अपनी पारी को 284 के स्कोर से आगे बढ़ाया। खेल की शुरुआत में ही अश्विन ने बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखाई। इसके कुछ देर बाद ही बटलर भी आउट हो गए। मोइन अली 146 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के 7 विकेट 321 रन पर गिर गए। इसके बाद इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने दमखम दिखाते हुए स्कोर को 477 रन तक पहुंचाया। रशीद ने 60 रनों का योगदान दिया, जबकि लियाम डॉसन 66 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा ने 3, ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने 2-2 विकेट लिए। वहीं आर अश्विन और अमित मिश्रा को 1-1 विकेट मिला। तो इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।